तो तो बढ़ते हैं आगे और सेक्शन 2 के कुछ बचे हुए क्लॉजेज हैं उसको और यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं विद सम एडिशनल एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन। साथ ही में इसके बाद आपका एक लास्ट लेग और रह जाएगा इस सेक्शन 2 का, एंड देयर आफ्टर यू कैन से कि आपका सेक्शन 2 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। देयर आफ्टर वी विल प्रैक्टिस, हम जितना भी हम पढ़े हैं हमने आपको बीच बीच में कई बार बताया है कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। हम उन इंपॉर्टेंट एरिया को क्वेश्चन आंसर की मदद में समझेंगे, उसकी मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन क्लॉजेस को, इन डेफिनेशंस को यूज किया जाता है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए और आपके एग्जाम में उसको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। तो एक हमने क्लॉज 66 है जो कि हमने छोड़ दिया था पिछले वाले पार्ट के अंदर, उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 66 बहुत ही सिंपल क्लॉज है सेक्शन 2 का, जो क्या बताता है कि प्रिस्क्राइब्ड की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है कि एक्ट के अंदर कुछ चीजें जो है वो लिखी नहीं होती, और जो चीज लिखी नहीं होती है उसको वो लिख देते हैं एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। जैसे कि अगर हम पीछे जा रहे हैं तो पीछे आपने देखा हो, आपने एक रूल देखा था रूल 2A, आपने एक रूल देखा था रूल 2A। रूल 2A में बेसिकली क्या था, उसमें उन्होंने कहा था कि रूल 2 के अंदर कुछ बातें जो है वो प्रिस्क्राइब की गई है। क्या बातें प्रिस्क्राइब की गई? कुछ ये बातें जो हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, अब ये बातें पहले से क्या एक्ट में मेंशन थी? नहीं, एक्ट में लिख दिया गया था एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, और उसको प्रिस्क्राइब किसकी मदद से किया गया? कंपनी रूल्स की मदद से। तो वही यहाँ पे प्रिस्क्राइब को समझाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं भी आप जब प्रिस्क्राइब वर्ड देखेंगे तो आपको ये समझना है कि उस प्रिस्क्राइब वर्ड का मतलब क्या है, कि भाई कंपनी एक्ट के अंदर आगे उसको रूल्स के माध्यम से प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा और उसको हम एक्ट का ही पार्ट मान के चलते हैं। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपको लिखा हुआ दिखे एज में भी प्रिस्क्राइब, तो उस प्रिस्क्राइब को आपको मानना है कि उसको रूल्स की मदद से कभी भी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। अभी आप आगे देखेंगे इसी वीडियो के अंदर स्मॉल कंपनी हम देखेंगे, तो स्मॉल कंपनी के अंदर कई जगहों पे लिखा हुआ था कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा, प्रिस्क्राइब किया जाएगा, और हम इस वीडियो में जानेंगे कि उसको प्रिस्क्राइब भी कर दिया गया है। और क्या किया गया है वो आप देखोगे। तो बेसिकली प्रिस्क्राइब जस्ट एक टर्म है, एक डेफिनेशन है जो कि एक्ट में जगह जगह पे यूज की जाती है। ठीक है सर, जो बाकी डेफिनेशंस हैं ये आप अभी कंटिन्यूएशन में जब आप अभी पढ़ाई करेंगे, कंटिन्यूस अपनी सीरीज को, वीडियोस को देखते जाएंगे तो आपको ये सारा कुछ डिफाइन हो जाएगा। मैं यहाँ पे वो चीज़ें बस लेके चल रहा हूँ जो चीज़ें रह गई हैं, जो आपके नए सिलेबस का पार्ट है, जो नई तरीके से एड ऑन किया गया है, उनको मैं यहाँ पे एडिशनली कवर करा रहा हूँ। अगला क्लॉज आता है क्लॉज नंबर 78, जो कि बात करता है रेम्युनरेशन की। बहुत ही सिंपल क्लॉज है, आप नाम से ही आप समझ जाओगे, आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। रेम्युनरेशन का मतलब क्या है? किसी भी प्रकार का मनी या फिर उसके इक्विवेलेंट में कोई भी चीज जो कि दी जाती है किसी पर्सन को, क्यों? क्योंकि उसने कोई सर्विसेज दी हैं, उसने कोई सर्विसेज दी हैं। और क्या इस मनी या इक्विवेलेंट गिवन थिंग्स के अंदर हम परक्यूजिट्स को जोड़ सकते हैं क्या? सर परक्यूजिट्स क्या होते हैं? परक्यूजिट्स वो होते हैं जो आपके इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है। जब आप इनकम टैक्स के अंदर अपना सैलरी का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि कई सारे आपके अलायंसेज एंड परक्यूजिट्स होते हैं। परक्यूजिट्स मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि इन काइंड में दी जाती है अपने एम्प्लॉयज़ को या उन व्यक्तियों को जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, उसको हम पर्क्स कहते हैं। तो ये भी हमारे रेम्युनरेशन में जुड़ेगा। अगर आपने पैसा दिया तो वो तो रेम्युनरेशन में जुड़ेगा ही, या उसके इक्विवेलेंट में और कोई चीज़ दी है तो वो भी आपके रेम्युनरेशन में जुड़ जाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, कुछ खास इसके अंदर था नहीं, बट एक मिसिंग पॉइंट था तो वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। आगे बात करते हैं 85 की। नाउ दिस क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपके इतने सवाल बन सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर एग्जाम में चैप्टर 1 से अगर कुछ पूछने का मन करेगा तो वो स्मॉल कंपनी को जरूर उठाएगा, और अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा तो मैं तो पक्के से क्वेश्चन फ्रेम करूंगा स्मॉल कंपनी के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग एरिया जिसके अंदर काफी अच्छी अच्छी लिमिट्स दी गई हैं और इसके अंदर चेंजेस भी होते रहते हैं, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है सर, क्या कह रहा है कि स्मॉल कंपनी क्या होती है? बहुत की टर्म है ये, एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत ही की टर्म है। कई एग्जाम्स में या अगर आप किसी टाइप की और अगर कोई प्रिपरेशन करते हैं कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की भी, तो वहां पे आप देखेंगे स्मॉल कंपनी बहुत पाया जाता है। इसके ऊपर सवाल बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव मैनर में भी, एमसीक्यू मैनर में भी, तो हर तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। क्या है सर स्मॉल कंपनी का मतलब? तो इट इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ कंपनी, मतलब कि कोई कंपनी जो है वो कुछ कुछ विशेषताओं से परिपूर्ण हो जाएगी, मतलब कुछ कुछ फीचर्स उस कंपनी के अंदर आ जाएंगे, कुछ कुछ क्राइटेरिया उसके अंदर अगर मेट हो जाएंगे तो वो स्मॉल कंपनी कहला जाएगी, अदरवाइज वो नॉर्मल कंपनी रहेगी। क्या क्राइटेरियाज हैं? तो कह रहा है कि स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मतलब कि साहब पब्लिक कंपनी को तो उसने पहले ही बाहर कर दिया। क्या? कि अगर कोई पब्लिक कंपनी होगी तो वो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। भाड़ में गया ये क्राइटेरिया, ये सब भूल जाओ।
अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो आप स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आ ही नहीं सकते। तो ये तो ऐसे ही दूर से बाहर कर दिया गया इसको। ठीक है सर, तो मतलब अदर देन पब्लिक कंपनी बाकी स्मॉल कंपनी हो सकती है, बशर्ते क्या होना चाहिए, कह रहा है पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी आपने ऊपर प्रिस्क्राइब पढ़ा है, ये प्रिस्क्राइब कब किया जाएगा, ये किसी रूल के माध्यम से प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा, और जब कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्ट का पार्ट बन जाएगा, जो कि किया गया है इस क्लॉज के अंदर। अभी देखेंगे हम। तो क्या कह रहा है कि पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो कितना होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर ज्यादा हो भी सकता है। कितना हो सकता है, जितना कि आपके एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब कर दिया जाए, पर ध्यान रखना किसी भी सूरत में 10 करोड़ रुपीस से ज्यादा नहीं होगा। मतलब ये उसने हायर ब्रैकेट बना दिया। मतलब क्या हुआ कि आपसे पहले तो कह रहा है वो 50 लाख, पर कह रहा है कि 50 लाख से ऊपर भी किया जा सकता है। ये फ्रीडम है, किसके पास फ्रीडम है, ये कंपनीज एक्ट के अंदर फ्रीडम है। कहां तक की फ्रीडम दे दी उसने यहाँ पे फ्रीडम देने के साथ साथ एक लिमिट भी लगा दी कि भाई साहब 50 लाख से 1 करोड़ कर देना, 2 करोड़ कर देना, 3 करोड़ कर देना, ऐसे करके करते रहना, बट 10 CR से ऊपर मत चले जाना। ये हायर लिमिट है जो कि एक्ट में ही इनकॉर्पोरेट कर गई। मतलब कि अब जो रूल्स को पावर मिले हैं, वो रूल्स को क्या पावर मिले हैं कि वो 50 लाख से ऊपर तो कर सकता है, पर कहां तक कर सकता है, अप टू 10 CR, उससे ऊपर नहीं जा सकता। ये रूल्स की क्षमता नहीं है। ठीक है सर, ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई आपके पेड अप कैपिटल की। सिर्फ इससे चल जाएगा नहीं, और क्या कंडीशन है, और है एंड। यहां ध्यान देना, और नहीं है यहां पे। अगर और लिखा होता तो हम कहते हैं या तो ये कंडीशन फुलफिल करा लो या ये कंडीशन फुलफिल करा लो, बट यहां पे एंड कह रहा है, मतलब कि पहला भी कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है और दूसरा भी कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। एक से काम नहीं चलेगा। अगर आपका एक फुलफिल हो रहा है, एक फुलफिल नहीं हो रहा, तो आप स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते हो। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, टर्नओवर ऑफ विच एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई टर्नओवर कहां होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होता है। बेसिकली सेल्स की बात कर रहा है, तो P&L के अंदर जो आपका टर्नओवर है फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जस्ट पीछे का फाइनेंशियल ईयर जो बीता है उस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। मतलब कि अगर मैं आपको बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 आपका खत्म हुआ है, तो आप अगर 2025-26 में है, तो 25-26 में आप चेक कर रहे हैं कि क्या आप स्मॉल कंपनी बन सकते हैं क्या, आप ये चेक कर रहे हैं कि क्या आप स्मॉल कंपनी बन सकते हैं क्या। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पीछे वाले साल के P&L के टर्नओवर को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी, तो टर्नओवर को चेक किया हमने, और क्या कह रहा है कि टर्नओवर जो है आपका वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, डज नॉट एक्सीड कितना, 2 करोड़ रुपीस, और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। इस 2 करोड़ को और हायर अमाउंट भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन किंतु परंतु बंधु विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीस। मतलब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा आप प्रिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। तो सेम चीज टर्नओवर के लिए भी यही बोली गई कि भाई साहब हमने तो डिसाइड किया है कितना, 2 CR, बट अगर रूल्स का मन करे तो वो इसको बढ़ा सकता है, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ला पाएगा, मैक्सिमम 100 CR तक ला पाएगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी किसने, आपके एक्ट ने लगा दी। ठीक है, आइए जी, तो हमने 2 सब क्लॉज देखे हैं क्लॉज 85 के, सब क्लॉज नंबर 1, सब क्लॉज नंबर 2, और दोनों में प्रिस्क्राइब वाली एक फ्रीडम दी गई थी। अब जब आप पीछे 1-2 साल चले जाएंगे तो इस प्रिस्क्राइब वाले को प्रिस्क्राइब नहीं किया गया था, बट अब की अगर बात करें तो इसको प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। क्या प्रिस्क्राइब किया गया है वो हम देखेंगे। देखिए जी, एज पर कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014, मतलब कि रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया। ये कंपनी का जो रूल है 2014 का, इसके अंदर प्रिस्क्राइब किया गया। किस चीज को लेके, कह रहा है सब क्लॉज 1 जो है और जो सब क्लॉज 2 है, किसका, क्लॉज 85 का। क्लॉज 85 का जो सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 है सेक्शन 2 का, उसके अंदर जो पेड अप कैपिटल और टर्नओवर की बात की गई है स्मॉल कंपनी के लिए, उसको इन्होंने क्या कर दिया, कह रहे हैं शैल नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड 40 करोड़ रिस्पेक्टिवली। मतलब कि यहां पे लिखा था कितना, 50 लाख, और हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब पे कितना आ गया आपका, 4 करोड़। ठीक है, तो दिस और 4 करोड़, तो ऑब्वियसली बात आप किसकी बात मानोगे, 4 करोड़ की बात मानोगे। बट विच शैल नॉट एक्सीड मोर देन कितना, 10 करोड़। तो मतलब 4 करोड़ की यहां पे प्रिस्क्राइब कर दी गई, बट 10 करोड़ से ऊपर प्रिस्क्राइब आप नहीं कर सकते थे, बट रूल्स ने आपको कितना प्रिस्क्राइब किया, 4 CR। तो आप क्या बोलोगे कि वो कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 4 करोड़ से कम है, वो क्या बन जाएगी आपकी स्मॉल कंपनी। क्या 50 लाख देखेंगे, नहीं जी, 50 लाख से कम तो ऑब्वियसली 4 करोड़ से कम हो गई ना।
अगर किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 40 लाख है तो 50 लाख से भी कम है और 4 CR से भी कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट किसी की अगर पेड अप शेयर कैपिटल लेट से 1 CR है तो 50 लाख तो कम नहीं है, बट आपको इसको अब ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल्स के द्वारा 4 CR प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। तो नाउ द लिमिट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज 4 CR। और सेम फैशन में आप टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर की लिमिट कितनी हो गई है? 2 करोड़ नहीं हो गई, कितनी हो गई अब? 40 करोड़। वो भी क्या किया गया है? प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। तो 4 और 40 बहुत सिंपल है याद करना, ठीक है। 50 लाख और 2 करोड़ फिर भी डिफिकल्ट था, 4 और 40 तो बहुत ही सिंपल है। तो कैपिटल कितने से कम होना चाहिए? 4 CR से, और टर्नओवर कितने से कम होना चाहिए? 40 CR से। अगर ये दोनों कंडीशन मेट करेगा तो आपकी जो कंपनी है वो स्मॉल कंपनी कहला जाएगी। नाउ अब यहां पे 3 बातें और लिखी हुई हैं कि ये 3 चीजों को ना इन सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि एक तो इसने बाहर कर दिया किसको? पब्लिक कंपनी को। एक इसने किसको बाहर कर दिया? पब्लिक कंपनी को, कि भाई साहब पब्लिक कंपनी जो है वो आपकी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। फिर क्या कह रहा है साथ ही में? प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी। मतलब कि एक होल्डिंग कंपनी जो है वो कभी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, एक सब्सिडरी कंपनी जो है कभी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। वो कंपनी जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हुई है, मतलब नॉन प्रॉफिट वाली एंटिटीज होती है जो सोशल कॉजेज के लिए इनकॉर्पोरेट की जाती है, सेक्शन 8 कंपनीज, उन सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर भी आपका स्मॉल कंपनी का क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता। और कोई ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि गवर्न होती है किसी स्पेशल एक्ट से। स्पेशल एक्ट का मतलब क्या हुआ? लेट्स से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट। अब FCI एक्ट जो है इसके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लगता है, लेकिन ये जो गवर्न होता है ये स्पेशली गवर्न किससे होता है? FCI एक्ट से, जो इसका खुद का एक्ट है। तो ऐसी कंपनीज के ऊपर भी स्मॉल कंपनी का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसने बेसिकली स्मॉल कंपनी ने क्या किया? आपको 2 कंडीशन बताई, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर। पहला बताया पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरा बताया टर्नओवर। दोनों की लिमिट बता दी कुछ कुछ क्लॉजेस के हिसाब से। लिमिट आपको क्या अल्टीमेटली पता लगी? 4 करोड़ और 40 करोड़। बट ये लिमिट, ये सब क्लॉजेस जो है वो अप्लाई किस किस पे नहीं होंगे? पब्लिक कंपनी पे नहीं होगा, होल्डिंग पे नहीं होगा, सब्सिडरी पे नहीं होगा, सेक्शन 8 पे नहीं होगा, और किसी भी स्पेशल एक्ट के तहत अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उस पर नहीं होगा। तो दिस इज योर स्मॉल कंपनी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से आप देखेंगे इस मॉड्यूल के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं और एग्जाम में तो आते ही रहते हैं। आइए जी एग्जाम्पल देख लेते हैं। H Limited is a holding company of S Private Limited। H Limited क्या है? होल्डिंग कंपनी है, ध्यान देना। एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड, इट्स टर्नओवर वाज टू द एक्सटेंट ऑफ 1.5 CR। सही है जी, लिमिट में है। एंड पेड अप शेयर कैपिटल वाज 40 लाख, ये भी लिमिट में है। सिंस एस प्राइवेट लिमिटेड एज पर द टर्नओवर एंड पेड अप शेयर कैपिटल नॉर्म्स क्वालिफाई फॉर द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, कह रहा है इस हिसाब से तो स्मॉल कंपनी हो गया। इट वांट्स टू बी कैटेगराइज एज अ स्मॉल कंपनी, पर कह रहा है कि इन दोनों के बेसिस पे, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर के बेसिस पे, वो इस कैटेगरी में फॉल करता है और इसलिए वो चाहता है कि उसको स्मॉल कंपनी में कैटेगराइज कर लिया जाए। क्या कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते साहब? क्योंकि आपका जो ये होल्डिंग और सब्सिडरी वाला क्लॉज था वो यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या क्लॉज था? कि एस प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट बी कैटेगराइज एज अ स्मॉल कंपनी बिकॉज इट इज अ सब्सिडरी, इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी एच लिमिटेड। जो आपका प्रोविजो था सेक्शन 2 क्लॉज 85 का, ये प्रोविजो जो ये बात कर रहा था यहाँ पे कि प्रोवाइडेड अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी के ऊपर ये जो क्लॉज है वो आपका अप्लाई नहीं होता। ठीक है, बहुत ही सिंपल। इसके ऊपर सवाल भी हम करेंगे जब इस चैप्टर का एंड हो जाएगा, बट फिलहाल आपको एग्जाम्पल के रूप से और मोरलेस आपको पूरी तरीके से क्लॉज को समझा दिया गया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ अगले क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। क्लॉज नंबर 86, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बहुत ही इजी है चैप्टर। आप जब आप कह सकते हो क्लास 12th में थे ना, तब आप इस टाइप की बातें पढ़ते थे कि साहब ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड क्या होता है, इशूड क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है, पेड अप क्या होता है। उसी चीज़ को ये जो आप अपने क्लास 12th में पढ़ते थे, वो भी आपका जो कंपनीज के अकाउंट बनाते थे, आप कंपनी की अकाउंटिंग करते थे, वो भी सारी चीज़ें कहाँ से उठ के आ रही थी? वो आपकी कंपनीज एक्ट से ही उठ के आ रही थी। बस उसी को अब आपको फॉर्मल वे में यहाँ पे समझना है कि सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या है? मींस सच पार्ट ऑफ अ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कि भाई साहब आपकी इशूड कैपिटल कुछ और हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। एक कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल को ऑथराइज करवाया, मतलब ऑथराइज कहा गया कि उस कंपनी के मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है शेयर इशू करने की, दैट इज कॉल्ड योर ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो वो उसने कितना कराया? 2 करोड़। ठीक है,
अब इस 2 करोड़ में से वो इशू करने गया है सिर्फ और सिर्फ कितना, 70 लाख रुपए। उसकी इशूड कैपिटल कितनी हुई, 70 लाख रुपए। उसने कहा कि भाई 7 लाख शेयर हम इशू करेंगे 10 रुपए के एक हिसाब से। सही है सर। पर जब उसने मार्केट में ये इशू लॉन्च किया तो लोगों ने आके जो खरीदने की इच्छा जताई है वो जताई है कितने की, 1 CR की। मतलब 70 लाख का वो इशू करना चाह रहा था, लेकिन जो आपके शेयर सब्सक्राइब हो गए, जो एप्लीकेशन आपके पास आ गए, वो कितने के आ गए हैं, 1 करोड़ रुपीस के आ गए, जिसको आप बोलते थे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब अपने कंपनी अकाउंटिंग में क्या बोलते थे कि आपका शेयर जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है, कितने से, 30 लाख रुपए से। ठीक है सर। अब वो तो अलग चीज है, जिसका ओवर सब्सक्राइब हुआ आप प्रो राटा बेसिस पे उसको अलॉटमेंट करोगे या रिटर्न कर दोगे, एज द केस में भी, वो जो भी आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है सर। अब आपने कहा कि ये 7 लाख शेयर्स जो हैं ये आपके 10 रुपए के थे, और आप इनसे कहते हो कि भाई साहब अभी सिर्फ 8 रुपए मांग रहे हैं, 2 रुपए जब मांगेंगे तब दे देना। तो इसको आप क्या बोलते थे, इसको आप बोलते थे कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, 7 लाख इंटू 8 रुपीज आपने मांगा, तो 56 लाख रुपए जो है वो आपका क्या हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। अब इसमें से कुछ लोग निकल गए नालायक। कौन से लोग, जिनके पास 6000 शेयर्स थे। तो आपने 56 लाख मांगे थे, बस 6000 शेयर्स वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये पैसे नहीं दिए ड्यू टू एनी रीजन। ऐसा भी होता था, ये भी आपने पढ़ा हुआ है अपनी अकाउंटिंग के अंदर। तो ऐसा हो जाएगा तो आप क्या बोलते थे कि पेड अप कैपिटल कितनी हो गई, तो कॉल्ड अप में से जितना आपका अनपेड रह गया, जो पैसा नहीं आया, उसको आप कर दोगे माइनस, जो बचेगा आपका क्या हो जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है। तो ये आप अपने 12th में इजीली पढ़ चुके हो, बट इसी में से अब एक टर्म आया है कि सर सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है। तो आपने क्या देखा कि इशू के अगेंस्ट जितना भी कैपिटल सब्सक्राइब हो जाए पब्लिक के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। लॉ की लैंग्वेज में कैसे डिफाइन किया गया है, मींस सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड, टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय दी मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। मतलब कि कंपनी के मेंबर्स ने उसको सब्सक्राइब किया है, दैट डजंट मीन कि उनको वो शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, क्योंकि अलॉट तो उतना ही होगा जितना आपने इशू करना है। लेट्स से आपको इशू भी करना था 1 CR और सब्सक्रिप्शन भी आया 1 CR का, तो उस केस में आपका इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो होगा वो सेम हो जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। द पॉइंट इज कि जो लोगों ने सब्सक्राइब किया दैट इज योर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। वेरी सिंपल, वेरी इजी। नाउ जो लास्ट क्लॉज है जो कि अनटच्ड है उसको मैं और कवर करूंगा, दैट इज क्लॉज नंबर 19 जो कि बात करता है ट्राइब्यूनल की। सर ट्राइब्यूनल क्या होता है, ट्राइब्यूनल इज अ सिंपली कॉल्ड अ कोर्ट। मतलब कि भाई कंपनीज एक्ट के अंदर बड़े सारे कानून बना दिए गए, बड़े सारे नियम बना दिए गए। अब अगर इन सभी चीज में किसी को प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई डिस्प्यूट अराइज होगा, तो वो कहाँ जाएगा, तो उसको कहा गया कि भाई साहब बाहर के कोर्ट में जाने से पहले, बाहर का कोर्ट मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाने से पहले आप क्या करना, कंपनीज एक्ट के कोर्ट में चले जाना, जिसको हम बोलते हैं ट्राइब्यूनल, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है, ये सेक्शन 408 के द्वारा, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 408 के द्वारा ये इनकॉर्पोरेट किया जाता है, NCLT इसको शॉर्ट में कहा जाता है, विच इज इन शॉर्ट बी टर्म्ड एज ट्राइब्यूनल, जिसके अंदर आप अपनी दलील लेके जाते हो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अगर आपका जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन में कोई इशू है, या कंपनी के रेगुलेशन में कोई इशू है, या किसी भी प्रोविजंस को लेके कोई बवाल है, या आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाए कंपनी के बीच में, या फिर जो आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ है, जो कंपनीज को मैनेज करने की जो MCA है, उन अथॉरिटीज़ के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाए, या जो आपके ऑफिसर्स हैं जो इंगेज है आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन या लिक्विडेशन या वाइंड अप किसी भी प्रोसेस के अंदर, आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी निकल के आती है, तो आप अपनी दिक्कत परेशानी को लेके किसके पास जाते हो, आप लेके जाते हो NCLT के पास, जो कि उसकी सुनवाई करता है, उसके बेस पे वो जजमेंट पास करता है। अगर आपको वो सही लगा तो ठीक है, नहीं तो आप फर्दर आगे के कोर्ट्स में भी जा सकते हो। बट प्राइमरली कहा जाता है कि भाई क्योंकि कंपनीज एक्ट का मुद्दा है तो दे आर दी एक्सपर्ट, तो आप पहले एक बार इनसे मिल लो, क्या पता आपकी समस्या यहीं खत्म हो जाए, आपको आगे कहीं जाना ना पड़े। ठीक है, तो दिस इज योर क्लॉज नंबर 90। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपको चीज़ें मैंने यहाँ पे छोड़ दी हैं वो आपकी आने वाली वीडियो में कवर हो जाएगा, एंड उसके बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हम टेस्ट करेंगे अपने नॉलेज को विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन इतना ही। आई होप आपको इस पूरी सीरीज के अंदर मजा आ रहा होगा और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, एंड आई एम श्योर जितने अच्छे से आप, जितने सीक्वेंस में, जितने डेडिकेटेड वे में इन सारी चीज़ों को समझेंगे, सुनेंगे, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे।